क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेज में हमने आप लोगों को जनरल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट और रिक्वायर्ड टॉपिक्स थे हमने आपको पढ़ा दिया था। हमने उसकी वीडियो आपको भेज दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको ढंग से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और अगर हमारा वो सब टॉपिक तैयार हो गया है तो आराम से अपना हम 12th का सिलेबस पढ़ सकते हैं। हमने 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। पहले क्लास में हमने आपको बता दिया था हेलोल्केन्स क्या होते हैं, हेलोजिन क्या होते हैं। हम लोग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और हम लोग उसका हम लोग आइसोमेरिज्म और उसमें उसका आइपेसिनेमी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम हेलोल्केन बनाने की सामान्य विधियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हेलोल्केन बनाने की कई विधियां हैं, जिसमें से प्रमुख विधियों का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो पहली विधि क्या है? पहली विधि है कि हम इसको एल्कोहल से बना सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं? फ्रॉम एल्कोहल, यानी हम बनाएंगे पहले इसको एल्कोहल से। तो एल्कोहल से हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा रिएक्शन याद करिए। मैंने बताया था आपको कि अगर आपको जीओसी ढंग से पता है, जीआईसी ढंग से पता है तो रिएक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसमें क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एल्कोहल से हेलोल्केन बनाने की 3 विधियां हैं। तो एल्कोहल से भी यहाँ पर 3 विधियां आपको मिलेंगी। तो हम पहली विधि जो पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल से, तो इसके अंदर भी 3 विधियां मिलती हैं। इसको हम ABC से दिखा लेंगे। तो पहली विधि है कि जब हम एल्कोहल को हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर हमको हेलोल्केन मिलेगा। तो पहला क्या होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल और या एल्कोहल की सांद्र हेलोजन अम्ल, सांद्र हेलोजन अम्ल की क्रिया से हम आसानी से ये बना सकते हैं। अब याद रखिए हेलोजन अम्ल क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जैसे इसका फॉर्मूला होता है HX। X मतलब क्या? X यहाँ पर है क्या? वो हेलोजन है। हेलोजन आइटम आप जानते हैं कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग हेलोजन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जैसे आपका ये HF हो सकता है, ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। यही सब कहलाते हैं हेलोजन अम्ल। तो हम यहाँ पे रिएक्शन आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया। आप जानते हैं कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ROH को हम लोग कहते हैं एल्कोहल। R यहाँ पे एल्किल ग्रुप हो गया, OH हमारा एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, एल्कोहल हमारा हो गया। आज इसका रिएक्शन किससे आप कराना है? HX मतलब हेलोजन एसिड से इसका रिएक्शन कराना है, HX से। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। एल्कोहल जो होगा इन रिएक्शन में एल्कोहल अपना OH निकालता है और हेलोजन एसिड अपना यहाँ से H निकालता है और इस तरह से ये दोनों मिलकर के साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित कर देंगे। अब देखिए जहां पर वाटर को निष्कासित करने वाली रिएक्शंस आती हैं वहां पे इस रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। और यहाँ पर होता है ZnCl2। यहाँ पे जिंक क्लोराइड है, वही यहाँ का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और इस तरह से यहाँ पर इसकी मदद से इस वाटर का निकलना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, इतना ऐसा निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में और क्या बन जाएगा RX। और आप जानते हैं ये आपका जो RX है वही तो हेलोल्केन है। यही बन गया आपका हेलोल्केन, यानी एल्किल हैलाइड यही बन गया। और साथ में क्या निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया। इस तरह से H2 यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे मान ली मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। मान ली मैं यहाँ पर ले रहा हूँ C2H5OH। हमने यहाँ पे इथाइल एल्कोहल ले लिया और हेलोजन मान ली हमने यहाँ पर ले लिया, हमने यहाँ पर HCl ले लिया। ये हमारा हो गया हेलोजन एसिड हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिंक क्लोराइड हमने ले लिया, लेके थोड़ा सा हीट कर दीजिए। ट्रायंगल हीट का सिंबल होता है, हम सब लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा वाटर बन के और हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा C2H5Cl जो कि एक हेलोल्केन है। यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को C2H5Cl और ये वाटर निकल जाएगा। और ये क्या है, यही तो इथाइल क्लोराइड है। ये इथाइल क्लोराइड जो कि आप जानते हैं कि हेलोल्केन होता है, हेलोल्केन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हम एल्कोहल को जब हम हेलोजन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमको एल्किल हैलाइड मिल जाता है। यहाँ पर
जो जो यहाँ पे एल्कोहलों का जो रिएक्टिविटी आर्डर होता है, क्रिया करने की जो दर होती है या क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, आपको याद रखना चाहिए। असल में इस रिएक्शन में एल्कोहल जो होते हैं वो कार्बोकेटायन बनाते हैं। इस रिएक्शन में एल्कोहल जो होते हैं कार्बोकेटायन बनाते हैं। तो जो कार्बोकेटायनों का जो स्टेबिलिटी का आर्डर होता है वही यहाँ पर एल्कोहलों के क्रियाशीलता का आर्डर भी होता है। और हम सब लोग जानते हैं कि कार्बोकेटायन की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, तो आप पढ़े हैं 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 होता है, वही यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर हम पूछें कि एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसको लिखिए और याद करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम ये बात, यानी हम जो रिएक्शन इसमें पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन के लिए एल्कोहलो क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, तो हमने आपको बताया था क्या होता है कि आपका होता है सबसे पहले अधिक क्रियाशील कौन होता है, पहले तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं, टर्शियरी तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं इन रिएक्शंस के लिए। इसके बाद से द्वितीयक का क्रम आता है और प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं इसमें इन रिएक्शन के लिए सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये क्रम होता है, आप याद रखिए। कोई पूछे कि कारण क्या है तो आप बता दीजिएगा कि इन रिएक्शंस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का आर्डर यही होता है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसलिए एल्कोहल क्रियाशीलता क्रम भी यहाँ पर यही हो जाता है। इसके बाद जो आप हेलोजन लेंगे तो हेलोजन क्रियाशीलता क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम पूछें कि हेलोजनों के क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो आप बताएंगे हेलोजनों के क्रियाशीलता का क्रम तो ये जो क्रम होता है याद रखिए कि हाइड्रोजन और हेलोजन, याद रखिए मान लो मैं यहाँ कह रहा हूँ मेरा HX है, तो इसमें अभी कहा था कि यहाँ से HX बांड टूटता है और इसमें से हेलोजन निकलता है, H बाहर निकलता है। तो ये बांड जितना आसानी से टूटेगा वो हेलोजन उतना ज़्यादा यहाँ पर क्रियाशील होगा। और आप जानते हैं कि ये बांड का टूटना किस पर डिपेंड करता है, इसकी बांड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और बांड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, बांड की लेंथ पे डिपेंड करता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो बांड बड़े होते हैं वो कमजोर बांड होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, और जो बांड छोटे होते हैं वो स्ट्रांग बांड होते हैं, वो जल्दी नहीं टूटते हैं। तो बांड की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो एटम पे डिपेंड करेगा। और हम जानते हैं कि जो एटम जितना ही बड़ा होता है उसके द्वारा बनाया गया बांड भी उतना ही बड़ा होता है। और बड़े बांड का आप जानते हैं बांड की लेंथ का बांड की स्ट्रेंथ से होता है इनवर्स रिलेशन। तो बड़े बांड हमेशा कमजोर होते हैं और छोटे बांड हमेशा स्ट्रांग होते हैं। यानी बड़ा एटम बड़ा बांड कमजोर बांड, छोटा एटम छोटा बांड मजबूत बांड, ये होता है। तो हेलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, वो जिसका बांड बड़ा होगा। और बड़ा बांड किसका होगा, जिसकी साइज बड़ी होगी, और वो कौन सा है, आयोडीन है, आप जानते हैं। तो इस तरह से HI जो होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं कि Br का नंबर आएगा, HBr का आएगा, और उससे भी कम क्रियाशील आपका जो होगा वो HCl होगा। HF इसमें शामिल नहीं किया था क्योंकि इसके साथ रिएक्शन होती है एक्सप्लोसिव हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड नहीं बना पाते हैं, उसके लिए हम अलग से रिएक्शन देखेंगे। तो इस तरह से ये बात आपको इंपॉर्टेंट मान के याद करना चाहिए कि अगर आप हेलो एल्केन बना रहे हैं एल्कोहलों से और एल्कोहल और हेलोजन क्रिया से बना रहे हैं, तो उसमें आपको एल्कोहलों क्रियाशीलता क्रम याद करना है, तृतीयक द्वितीयक और प्राथमिक। कारण क्या, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो होते हैं वो कार्बोकेटायन बनते हैं, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का आर्डर चूंकि यही होता है, तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक होता है, इसलिए एल्कोहलों क्रियाशीलता क्रम भी यही होगा। फिर दूसरी बात याद करना है कि इसमें जो हेलोजन एसिड आप यूज करेंगे, तो हेलोजन एसिड बंद कर लीजिए, यहाँ पर हेलोजन एसिड यहाँ कर दीजिए, हेलोजन अम्ल, यहाँ पर हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता रख लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों का ये आर्डर मिलेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। हमने कहा था कि इसमें एल्कोहल से बनाने की 3 विधियां हैं, एक विधि हमारी हो गई। दूसरी विधि में हम एल्कोहल की क्रिया कराएंगे फास्फोरस के हैलाइड से। तो अगली विधि में क्या कर रहे हैं, यानी जो बी है हमारा वो क्या है, एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पर एल्कोहल
कि फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से, फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से। अब देखिए फास्फोरस के हैलाइड भी यहाँ पर दो तरह के होंगे। आप जानते हैं फास्फोरस ट्राईवैलेंट भी होता है और पेंटावैलेंट भी होता है, इसलिए फास्फोरस दो तरह के हैलाइड बनाएगा। एक मान लीजिए अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो आपका मानो हम X लिख दें, यहाँ पर PX3 भी बनता है और आप जानते हैं PX5 भी बनता है। X यहाँ पर हैलोजन है, तो ट्राईवैलेंट हैलाइड भी फास्फोरस बनाता है और पेंटावैलेंट बनाता है, दोनों ही क्रिया करके बनाते हैं। तो पहले मैं ट्राई हैलाइड को ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ROH, एल्कोहल हो गया, अब प्लस आपको यहाँ पर हमने मान लिया PCl3 ले लिया या X ले लिया, मान लीजिए हम यहाँ पर PX3 ले रहे हैं, ऐसा किया। अब देखिए सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पर कि यहाँ पे जो एल्कोहल हो गया, देखिए जो हम रिएक्शन एल्कोहल की पढ़ रहे हैं, सारे रिएक्शन में एल्कोहल अपना OH देगा, ये OH निकाल देगा और ये R यहाँ पर बच जाएगा, और जो R है वही X के साथ मिलकर RX बनाएगा। तो याद रखिए चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर X यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर R भी 3 होना चाहिए, इसलिए आपको इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो 3R एल्कोहल से और 3X यहाँ पर आपके फास्फोरस हैलाइड क्या बन जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3RX, ये बन गया आपका। यानी हमको 3 मॉलिक्यूल मिल गए किसके, यहाँ पर एल्किल हैलाइड के। हमारा एल्किल हैलाइड बन गया। एल्किल हैलाइड आप जानते हैं, इसी एल्किल हैलाइड को हम लोग हैलोएल्केन भी कहते हैं। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड और हैलोएल्केन दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा। ये बन गया, हमारा काम तो हो गया। तो काम तो इससे भी चल सकता है, लेकिन अगर हम लोग बाई प्रोडक्ट भी लिख लें तो अच्छा है, तभी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, आगे देखा जाएगा। तो पढ़ते पढ़ते याद हो भी जाता है। अब देखिए क्या बचा अब आपका, अब देखिए 3 मॉलिक्यूल हमने इसके लिए थे, यानी यहाँ पर H 3 बचा, यहाँ पर देखिए X निकल गया, P आपका बचा हुआ है, तो H यहाँ पे 3 बचा, P आपका 1 बचा, O भी आपका 3 बचा। क्या बच जाएगा, बन जाएगा यहाँ बन जाएगा H3PO3। तो दूसरा आपका एक ऑक्सी एसिड बन जाता है, वो होता है H3PO3। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर होती है। और याद रखिए यहाँ पे X का मतलब जो है वो केवल क्या है, वो है केवल क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पर याद रखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि X इक्वल टू X क्या हो सकता है, यहाँ पे Cl हो सकता है और Br हो सकता है। सारी बातें आपके एनसीईआरटी में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये I नहीं हो सकता, I नहीं होता, कारण क्या होता है, देखिए अगर आपको PI3 चाहिए तो PI3 जो होती है याद रखिए वो रिएक्शन के दौरान ही बनती है। और वो कैसे बनती है कि जब यहाँ पर रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस पर जब आप यहाँ पर आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो इस रेड फास्फोरस पर आयोडीन की क्रिया से रिएक्शन के दौरान ही आपका PI3 बन जाता है। ऐसे ही ब्रोमीन PBr3 के साथ भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर PCl3 यूज करना है तो कोई बात नहीं, आराम से मिलता है। PBr3 मिलता है, लेकिन BI3 तो करता ही नहीं मिलता है, ये लैब में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये कैसे पाना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले आपको ये चीज डालनी पड़ेगी। मतलब PI3 आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाली है, आपको पहले रेड फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया करानी पड़ेगी, तो PI3 बनेगा और वो PI3 यहाँ पर जाकर क्रिया करेगा। इसी प्रकार से अगर आपको PBr3 चाहिए तो सामान्यतः PBr3 तो मिल भी जाती है, लेकिन इसके लिए भी आप चाहें तो इसी रिएक्शन से PBr3 बना सकते हैं। यानी यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, लाल फास्फोरस का ब्रोमीन से अगर आप क्रिया करा देंगे तो आपको PBr3 यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से ट्राई हैलाइड जैसे रिएक्शन हम आसानी से करा लेते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे PCl3 बना सकते हैं, PBr3 बना सकते हैं, PI3 सब कुछ यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। हाँ याद रखिए कि इसको बनाने के बाद आपको जो यहाँ पर मिलेगा एल्किल हैलाइड, वो एल्किल क्लोराइड हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है, एल्किल आयोडाइड हो सकता है, लेकिन ये एल्किल फ्लोराइड नहीं होगा। याद रखिए जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसे एल्किल फ्लोराइड नहीं बनेगा। एल्किल फ्लोराइड के लिए एक अलग से रिएक्शन होती है, आगे आएगा हम बताएंगे, वो स्वाट रिएक्शन होती है, आगे देखा जाएगा। इसके बाद से हमने यहाँ पर क्या लिया, PX3 लिया, ट्राई हैलाइड लिया। आप यहाँ पे PCl5 यानी PX5 भी ले सकते हैं, हम उसको ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्राई के साथ साथ जानते हैं पेंटा भी यहाँ पर ये वाला काम करता है, ये PX5, इसको लेकर रिएक्शन आप देख लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ पे ले लिए C2H5OH इथाइल अल्कोहल ले लिए, और PX5 में वाले हमने यहाँ पे PCl5 ले लिया, हम यहाँ पे ले रहे हैं PCl5।
अब PCl5 में रिएक्शन का थोड़ा सा जो तरीका होता है बदल जाता है, क्योंकि अगर आप PCl5 की स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो PCl5 के स्ट्रक्चर में सारे जो Cl होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। ये दो तरह से होता है, कभी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे बता देंगे आपको। प्रेजेंट टाइम में देखिए इसमें तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एल्कोहल क्या देगा, एल्किल ग्रुप देगा, एल्किल। तो यहाँ से एल्किल लीजिए और यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको C2H5Cl, ये मिल गया C2H5Cl, एल्किलाइड अपना बन गया। और क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि देखिए ऐसा यहाँ पर एक H है तो इसका H और इसका एक Cl मिलके बन जाएगा यहाँ पर HCl, ये निकल जाएगा। अब देखिए Cl हमारे दो निकल चुके हैं, एक Cl यहाँ निकल गए, एक Cl यहाँ निकल, दो Cl निकल गए, 3 Cl अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 Cl बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका P बचा है और यहाँ पे O बचा है। तो क्या बचा है, P है, एक O है और यहाँ पे 3 Cl बचे हुए, क्या बन जाएगा आगे, आगे आपका POCl3 ये मिलेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये भी बनता है। हालांकि मेन प्रोडक्ट अपना यही होता है, ये सब हमारे जो होते हैं वो बाई प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद इसका बी आपने पढ़ा था कि एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से क्रिया कराएंगे, हमने दोनों करा के दिखा दिया। इसी का सी पार्ट आप देख सकते हैं, सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है असल में यहाँ पे देखिए क्या है कि जो यहाँ पे एल्किल हैलाइड मिला है, एल्किल हैलाइड के साथ आप देख रहे हैं 2 प्रोडक्ट मिले हैं और बाई प्रोडक्ट मिले हैं। इस तरह से आपको प्योर एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन में नहीं मिलता है, इसके पहले वाले में भी नहीं मिलेगा। तो मोर देन 1 प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं और जब मोर देन 1 प्रोडक्ट मिलते हैं तो फिर आपको एक प्योर प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग से इसको यहाँ पर डिफरेंट सेपरेटिंग मेथड्स होती हैं, उनसे आपको अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने मेन प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट भी पाते हैं, मतलब मिक्सचर पाते हैं, हमको प्योर यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जो हम तीसरी मेथड यानी सी मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमको प्योर एल्किल हैलाइड यहाँ पर मिल जाता है। इस जो तीसरी मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये मेथड क्या, इसका नाम क्या है, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया से। तो यहाँ पर हम एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ क्रिया से, इससे आपको प्योर एल्किल हैलाइड यहाँ पर मिल जाता है। इसकी रिएक्शन देख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH और अब इसका रिएक्शन किससे करा दी, इससे SOCl2 से, इसका रिएक्शन करा दी SOCl2 से। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या यहाँ पर बनेगा। देखिए एल्कोहल मैं बार बार कर रहा हूँ, एल्कोहल यहाँ पर आपको एल्किल ग्रुप देगा, तो इसका एल्किल और इसका एक Cl निकल जाएगा हमारा C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, यही हमारा इथाइल क्लोराइड जो है, यही हम बनाना चाह रहे थे, बन गया। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। अब क्या बचेगा देखिए, ऐसा यहाँ पर जो H है और इसमें एक Cl बचा हुआ है, तब यहाँ बन जाएगा वो आपका HCl। और याद रखिए असल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है बल्कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है और गैस का सिंबल आप जानते हैं, ऐसे अपवर्ड एरो लगा दिया जाता है। तो ये गैस होने तक अपने आप क्या होगा, वेपराइज होगा, उड़ जाएगा, ये आपका प्योर बच जाएगा। और क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये O बचा हुआ है और यहाँ पर SO बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक और गैस बन जाती है, SO2 गैस बन जाती है और ये भी अपने आप ही वॉश आउट हो जाती है, निकल जाती है। तो इस तरह से जो 3 प्रोडक्ट बने हैं उन तीनों प्रोडक्ट में से साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी गैस है, अपने आप बाहर निकल जाएगी, SO2 भी गैस है, अपने आप बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे C2H5Cl जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से एल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने की 3 मेथड्स थी, लेकिन तीनों में जो तीसरी वाली मेथड है जिसमें हमने एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया से बनाया है, एल्कोहल और यहाँ पे और कर दीजिएगा, एल्कोहल तथा थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से हमने इसको बनाया था। ये आपकी सबसे अच्छी मेथड है, वैसे एल्कोहल से आपका बन जाता है। यह क्या कहना है।